जनता कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो विपक्ष की अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी में निभा रहा है। बिना माहौल बनाए चार जाओ। सभी जगह आप देखें आज मेडिकल की सुविधाएं बढ़ी हैं। ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। मैं इसका भुगतभोगी हूँ। मेरी वाइफ अस्पताल में जगह नहीं मिली और ऑक्सीजन की कमी की वजह से गुजर गई। सड़कें तो बन गई हैं पर उस पर चलें कैसे जी। पेट्रोल डीजल के रेट अब कम कर दिए जब इलेक्शन आ गए, उससे पहले कहाँ थे। तो कांग्रेस ने साधन संसाधन जुटाए हुए आपने बेच लिए। लोग धक्के खाते रहे, लाइनों में लगे हुए मर गए। मेडिकल कॉलेज में या किसी कॉलेज में उनको बेड तक उपलब्ध नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था के रूप में आज मेरठ फिर से विकास की तरफ आगे बढ़ा है। अब की बार आपका कितना पार? अब की बार कांग्रेस सरकार। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश हम हैं यूपी वाले। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसे क्रांति की धरा कहा जाता है। नाम है मेरठ। अपने आप में कई सारे इतिहास को समेटे हुए है, लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है तो यहां से क्या क्रांति होने वाली इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो सारे सवाल हम पूछेंगे जो आपके मन में है, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो या बाकी उन पार्टियों से हो जो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है। ये चुनाव अपने आप में खास है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अब तक हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले शहर के कार्य में जब पहुंचे तो वहां से भी आपको तस्वीरें, जानकारियां, वहां के मुद्दे पता चलते रहें। तो सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं वो सत्ता पक्ष पार्टी से हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो है वो उन्हीं से पूछे जाएंगे। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी फिलहाल वो विधायक हैं साउथ मेरठ से। दूसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, शाहिद मंजूर साहब, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं और तालियां बता रही कि समर्थक ज्यादा उनके आए हैं। तीसरे मेहमान जो हैं वो अवनीश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के यहाँ मेरठ प्रेसिडेंट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल, क्योंकि सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ हम बात कर रहे हैं, जितना इंतजार आपने हमें कराया, अगर इतना ही आप जनता को कराएंगे तो इस बार बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर आपकी। देखिए, मैं सबसे पहले तो TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो अपने मेरठ के सभी सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बात रखने का मौका आपने दिया है। और रही लेट की, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी कार्यक्रम में था, उसकी वजह से लेट हुआ। नहीं तो एक सवाल जनता के मन में है, बड़ा सीधा सवाल है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या वापसी कर रही है? ये बुनियादी सवाल मेरा है। और अगर कर रही है तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि वो वापसी कर सकती है? क्योंकि जनता कह रही है इस बार मसले बड़े हैं और हो सकता है शायद परिवर्तन हो जाए। देखिए, यदि मैं जनता की बात करूँ तो इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 2014 से जो अपना मन बनाया है, चाहे 2014 की बात हो, 2017 की बात हो, 2019 की बात हो, हमेशा जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और हम लोग अपने जो चेहरे हैं, चाहे वो देश का चेहरा हमारे आदरणीय मोदी जी हों या उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हमारे परिवार के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके काम के आधार पर हम लोग फटाफट आप 2-3 काम गिना दिए जिसके नाम पर हो, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊं सवाल पूछने। देखिए, सबसे पहले यदि मैं काम की बात करूं और मेरठ की बात करूं, मेरठ की इस क्रांति धरा पर जो आज सबसे पहले सबसे अधिक खिलाड़ी देने का काम करती है, हम लोगों ने खेल विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुई है। हम लोग बात करें तो दिल्ली से और मेरठ की बात करते थे। हम लोग मेरठ से दिल्ली जाने में ये पता नहीं था कि मोदी नगर में 4 मिनट लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे। आज हम 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं। आज चारों तरफ आप देखिए, मेरठ के चारों तरफ आपको एक्सप्रेस हाईवे दिखाई देंगे। ये विकास, ये जनता के बीच की आवाज़ है जो ये कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो खेल खिलाड़ी और गाड़ी का जिक्र किया जा रहा है यहाँ से कि सत्ता की गाड़ी जो है आगे बढ़ जाएगी। आपको लगता है कि खेल खिलाड़ी और गाड़ी चलाने से काम बन जाएगा? मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरठ में भी और वो यूज़ कर सकते हैं जी, किठौर विधानसभा क्षेत्र में आपने आज ये चौपाल का आयोजन किया। मैं TV9 जो है इसका आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जहाँ तक सवाल है डॉक्टर साहब का, सोमेंद्र सिंह जी का, अभी जो इन्होंने बात कही कि खेल विश्वविद्यालय, तो खेल विश्वविद्यालय का आप जियो निकलवा के देखें। खेल विश्वविद्यालय को हमने ही इसको किया था और 4.5 साल गुजरने के बाद अभी तक वहाँ शायद अभी कल या परसों में शिलान्यास हुआ है, थोड़ा काम अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और जहाँ तक सड़कों का ताल्लुक़ है,
निश्चित रूप से सड़क बनी है, लेकिन सड़क में गवर्नमेंट का क्या हाथ है? वो तो सारी पीपीपी मॉडल पे हैं। किसी ना किसी उद्योगपति ने वो सारी सड़कें बनवाई हैं। आप जिस सड़क को भी आप देखिए, अब वो गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं लगता उसमें कि जहाँ चलेंगे पैसा देंगे। अच्छा, चुनाव इस बार किस मसले पर है? विकास के मसले पर है, धर्म के मसले पर है, महंगाई के मसले पर है? आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा मसला है जो बड़ा रहने वाला है? पिछले कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर लड़े जी, और कोई आपत्ति भी नहीं है। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला है, उसके वोट मांगे, उसके हिसाब से बात करें, मुझे तो कोई बुरी बात नहीं लगती। लेकिन कई चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो राम के नाम पर लड़े हैं। मुझे लगता है कि अब जो चुनाव होगा वो उत्तर प्रदेश में काम के आधार पर चुनाव होगा, और बतलाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को 5 साल की सरकार और 7 साल की 8 साल की सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये बतलाना पड़ेगा कि हमने उत्तर प्रदेश में ये विकास का काम किया। अच्छा, आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते, क्योंकि काम की, वाकई में काम के ऊपर बात होनी चाहिए, विकास के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन फिर ये पता नहीं कहाँ से अखिलेश जी जिन्ना का जिक्र छेड़ देते हैं, ये सब शुरू होता है। तो आपको नहीं लगता कि बैठे बैठाए आप लोग मौका देते हैं उनके फील्ड पे जहां उनको फायदा होता है? मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर पूरी स्पीच को दिखलाया जाए तो वो किस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है वो क्लियर हो जाएगी। राजभर जी आपके साथ हैं? ओम प्रकाश राजभर, हाँ, आप तो साथ हैं हमारे। राजभर जी का बयान है कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री बनने की जिद ना करते तो यहां पर जिन्ना देश का बंटवारा नहीं होता, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते। तो राजभर जी जो कह रहे हो तो आपके साथ ही हैं। अब राजभर जी का जवाब राजभर से ले लीजिए। हमारा तो यहाँ सीधा मानना है कि विकास के नाम पर चुनाव होगा, और इससे हटके और उत्तर प्रदेश की जनता कुछ नहीं चाहती। अब सर जरा एक सवाल मेरा कांग्रेस से है। बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, सपा कह रही है कि देखिए मसले बड़े हमारे पास हैं। जनता, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप देखिए ना, पिछले जब से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आदरणीय प्रभारी के रूप में आई हैं, तो विपक्ष की अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी निभा रही है। चाहे किसानों के मुद्दे पर हो, महिलाओं के मुद्दे पर हो, या नौजवान के मुद्दे पर है। अगर जनता की और उत्तर प्रदेश की कोई आवाज़ बनाए तो प्रियंका गांधी बनी है, कांग्रेस पार्टी बनी है। किसी और की अगर सपा को जो भूमिका निभानी चाहिए थी विपक्ष के तौर पर, वो भूमिका सपा ने नहीं। अखिलेश यादव जी खाली बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, मायावती जी दिल्ली में कैद हैं, अखिलेश जी लखनऊ में बैठे हैं। अगर सड़कों पर किसी भी मुद्दे पर कोई गया है नेता तो वो प्रियंका गांधी गई है। प्रियंका गांधी गई। अब देखिए आपके पड़ोस में कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे, विपक्ष वाला। अब ये तो उत्तर प्रदेश की जनता अभी 2022 में बताएगी कि काम कौन कर रहा है और जनता किसको चाहती है। अभी 2022 में 2022 की बात है। अब सर मैंने शुरुआती सवाल पूछा था, फिर वही सवाल पूछ रहा हूं मैं। प्रदेश सरकार की ऐसी 5 योजना बता दीजिए जो काम हुआ हो, जिसके आधार पर आपको वोट मिलेगा। कोई लाग लपेट नहीं, केंद्र की योजनाओं की बात हम नहीं करेंगे। मंदिर के नाम पर वोट मिल चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, पाकिस्तान, आतंकवाद, सब। प्रदेश सरकार ने क्या ऐसा मेरठ में या प्रदेश में किया है 5 योजना जिसके आधार पर जनता बैठी है, वोट दे देगी? जो आप बताएंगे ताली बज जाएगी। जी देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूँ, शायद मंजूर जी बड़े वरिष्ठ हैं हम लोगों के, लेकिन ये दुर्भाग्य है जी कि जो इनकी पार्टी के नेता बात करते हैं, कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी भी उसी बात को कह रहे हैं। यदि आप लोगों ने खेल विश्वविद्यालय की बात की थी तो उसे ज़मीन पर क्यों नहीं लेकर आए? हम लोग सरकार बनने के बाद 2017 से हम लोगों ने प्रयास किया, और जैसे ही व्यवस्था हुई, हम लोगों को जैसी ज़मीन की उपलब्धता हुई, हम लोगों ने उसकी शिलान्यास भी कर रहे हैं हम लोग, और स्थापना भी करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है ना, ये घोषणा नहीं करती, ये काम करती है और दिखाती है। ज़मीनी स्तर पर भी जो घोषणाएं हुई, नहीं तो पहली सरकारों को आप देखिए। नहीं तो चलिए, एक खेल वाला हमने आपका मान लिया, बाकी 4 क्या बिना माहौल बनाए 4 जाओ। इसके साथ साथ भी बताता हूँ, यदि हम लोग कोविड की बात करें, जो सबसे बड़ी और वैश्विक महामारी थी, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ही नहीं, हमारे परिवार के मुखिया ने जिस तरह से सजगता के साथ प्रदेश की चिंता करी, हम लोग भी। आप बात करें ना, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोविड के टाइम पे कोई नेता आपको दिखाई नहीं दिया। यदि दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी और उसके परिवार के, उसके कार्यकर्ता, जो लोगों के बीच में जाकर भोजन भी बांट रहे थे, दवाई भी बांट रहे थे, और हर समय लोगों को। और वो गंगा जी में लाशें तैरती हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर विवाद हुए थे। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि साजिशें हमेशा हुई हैं, और ये लोग हमेशा उसी तरह की, क्योंकि अपने
काम तो दिखाए नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को डिफेम करने के लिए काम करेगा और उसकी भी देखिए डिफेम की बात ही नहीं, मैंने आपसे 5 मसले पूछे थे, आपने 1 गिनाया है, आप 4 गिना दी। जल्दी जल्दी जी सर। जी मेडिकल के क्षेत्र में आज हम लोग बात करें, मेडिकल के क्षेत्र में आज ऑक्सीजन बैंक से लेकर हम लोग देख सकते हैं सभी जगह आप देखें तो आज मेडिकल की सुविधाएं बढ़ी हैं। इसके साथ यदि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में बात करूं, एजुकेशन हब के रूप में मेरठ था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी, आज हम लोगों ने उसमें आप देखें कि हायर एजुकेशन की बात करें, हम प्राइमरी एजुकेशन, लोग बता रहे थे कि प्राइवेट ज्यादा खोल दिया है नेताजी लोगों ने। की बात वो नहीं है। मैं कहता हूँ हम लोग तो उस सोच के हैं। आप सरकारी विद्यालय को देखिए, आज हमारे प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर गरीब का बच्चा जाते हुए सोचता था कि मैं सरकारी हूँ, लेकिन आज उसकी ड्रेस और प्राइवेट स्कूल के बच्चों की ड्रेस दोनों एक समान है। ठीक है, तीसरा काम हो गया। चौथा काम, की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था के रूप में मेरठ की पहचान या तो 1857 की क्रांति के रूप में होती थी, या बाद में जिस तरह की सरकारें रही उन्होंने जिस तरह को मेरठ को खोखला किया, आज हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था के रूप में आज मेरठ फिर से विकास की तरफ आगे बढ़ा है। आज मेरठ के नौजवान चाहे खेल का क्षेत्र हो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, आज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप जी मैं बात करूं कि आज रोजगार के क्षेत्र में भी जहां पहले हमारा छोटा किसान हो चाहे हमारे मजदूर हो, वो जिस तरह से ब्याज पर पैसे लेकर अपने ठेला मजदूर लगाते थे, आज सरकार उन्हें लोन देकर और ये कहती है कि आप अपना व्यापार आगे बढ़ाइए, सरकार आप। सर या तो आपका आंकड़ा सही नहीं या तो आंकड़े गलत आ रहे हैं, क्योंकि ये भुखमरी के आंकड़ों में हम पाकिस्तान से नीचे चले गए हैं, ये भी एक आंकड़ा है। लेकिन क्या वाकई में मेरठ में इस तरह से काम हुआ सर, जिस तरह दावा किया जा रहा है कि नौकरी मिल गई है, बिजली आ रही है, सड़कें बन गई हैं? अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर आपको क्यों सजेस्ट करेंगे? आपने नहीं, पूरे देश ने देखा है कोरोना का जितना प्रबंधन उत्तर प्रदेश में रहा, मैं उसका स्वयं भुक्तभोगी रहा। दूसरी लहर में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिसका नतीजा रहा लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, दवाइयों की कालाबाजारी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, उत्तर प्रदेश में लोगों को एडमिट नहीं मरे। और भाई हमारे विधायक जी बैठे, इनके ही साथी इस कोरोना कुप्रबंधन के चलते वो जान गंवाते हैं, उन्हें बेड नहीं मिलता, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आप जानते हैं लोग अपने परिजनों को लेकर सड़कों पर, अस्पतालों के बाहर किस तरीके से रहे हैं, पूरा देश जानता है। नहीं, लेकिन कोरोना का मसला जो है उसके बाद कई सारे चुनाव हुए जिला पंचायत के, उसमें बीजेपी ने अच्छा किया। उन्होंने कहा अगर हमने खराब किया होता तो हमें जनता आशीर्वाद ना देती। लेकिन आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि पिछली बार आप साथ आए थे, आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, वो मजबूत है। आपको नहीं लगता कि अगर साथ जाते तो शायद बेहतर हो जाता? आप देखिए ना, जिला पंचायत के चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुनाव जीत के आई? बाद में जो उनके जिले के लोग थे, जिलाधिकारी, ये सब लोग लड़े, तब जाके वो चुनाव जीत के गए हैं। उससे पहले तो विपक्ष के जिला पंचायत के लोग शायद चुनाव जीते हैं। ठीक है, एक सवाल और यहां पर कहा गया कि देखिए कानून व्यवस्था जो सर है वो एक बहुत बड़ा मसला मेरठ में भी था, और आज ही खबर आई है कि आपके एक पुराने मंत्री जी थे, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई है। सपा सरकार में गायत्री प्रजापति नाम था उनका, तो आज उनको सजा हुई है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए कानून व्यवस्था जो है वो हमने दुरुस्त कर दिया है, अब रात को महिलाएं निकल सकती हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके नाम पर महिलाएं हमें वोट देने वाली हैं। देखिए, दो बात अभी डॉक्टर साहब ने उठाई, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरी जो इनकी वो थी वो शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं डॉक्टर साहब के माध्यम से तो सरकार से ये मालूम करना चाहूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरठ में या मेरठ कमिश्नरी में अगर कोई अचीवमेंट हुआ हो, कोई काम हुआ हो तो उसको बतला दें, या मैं बतलाऊं कि पिछली सरकार में, हमारी सरकार में हमने क्या क्या किया था जो अभी तक उसको ये पूरा नहीं कर पाया। कानून व्यवस्था में काम हुआ है? मैं कानून व्यवस्था पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आपके जो जो मुद्दे हैं डॉक्टर साहब ने उठाए, मैं सबकी बात करता हूँ। जहाँ तक है गैस मिलने की बात, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई महामारी हो या कोई बीमारी हो तो सरकार उसमें व्यवस्था करे। यहाँ की जनता इस बात को बतला देगी, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी दलों के लोग हैं, ये बतला देंगे कि महामारी के काल में किसको गैस अवेलेबल हुई, कहाँ दवा अवेलेबल हुई, कहाँ बेड अवेलेबल हुआ। लोग धक्के खाते रहे, लाइनों में लगे हुए मर गए, मेडिकल कॉलेज में या किसी कॉलेज में उनको बेड तक उपलब्ध नहीं हुआ, दवा के नाम पर एक कोई गोली तक उनको उपलब्ध नहीं हुई, धक्के खाते रहे सारे दिन। ये तो अच्छा है डॉक्टर साहब के क्षेत्र में एक पुराना, लेकिन अब देखिए कोरोना का जिक्र आपने किया तो एक सवाल में नहीं, मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। जब कोरोना महामारी फैली थी, आप विपक्ष में थे, आपने भी तो कह दिया कि बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हो सकता है अगर लगवाई होती कई लोग बच जाते।
वैक्सीन तो अभी बहुत बाद में आई है। पहले फेज में जो स्थिति हुई है, गैस की जो दूसरे स्थिति हुई है, उनको सुधार करना चाहिए था गवर्नमेंट ने। मेरठ के लोग, मैं तो ज़्यादा नहीं, मेरठ के और उत्तर प्रदेश के लोगों को ना कहीं गैस अवेलेबल हो पाई, ना कोई मेडिसिन अवेलेबल हो पाई, और ना ही अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में कहीं कोई बेड। आपको लगता है कि ये सारा मुद्दा सही से उठाया आप लोगों ने? क्योंकि बगल वाले भाई साहब कह रहे हैं कि आप लोग खाली ट्विटर तक रह गए हैं सर। अब ये ट्विटर पे तो अभी ठीक है, सबको अपना अपना होना चाहिए। अपोजिशन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सारे लोग इकट्ठे होकर हटाना चाहते हैं। कुछ सवाल जो है वो पब्लिक से ले लेते हैं, हालांकि यहाँ पर कई लाल टोपी वाले, लाल टोपी मतलब समाजवादी जी, सवाल पूछे, एक सवाल। हाँ हम बताएं, नहीं मैं बताऊंगा जी। सवाल पूछना है। एक मेरा निवेदन आपसे, मेरी बात सुनिए पूरी। मैं किसान हूँ, रजपुरा मेरा गांव है, किठोड़ विधानसभा में, मावना रोड पे। मैं डॉक्टर साहब से, माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। मैं इसका भुगतभोगी हूँ। मेरी वाइफ अस्पताल में जगह नहीं मिली और ऑक्सीजन की कमी की वजह से गुजर गई 2 मई को। मेरा भतीजा 28 साल का ऑक्सीजन की कमी की वजह से गुजर गया, अस्पताल में जगह नहीं मिली। मंत्री जी ने मेडिकल में जगह दिलवाई। ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी। किसान 11 महीने से, किसान 11 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधी बॉर्डर पर पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान की कोई बात नहीं सुनी। राजा होता है देश की जनता की आवाज सुनने के लिए। किसान आंदोलन ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल क्या है? कोई सवाल पूछना है सर? सरकार सवाल पूछना है, भाषण नहीं देना सर। सरकार ने 5 साल में गन्ने पे 25 रुपये बढ़ाए, और वो 25 रुपये बढ़ा के भी अभी पर्ची कल परसों से पर्ची तुलने लगी है, उन पर कोई रेट नहीं डल रहा अभी तक। मतलब गन्ना किसान परेशान है। वो तो कह रहे हैं हमने भुगतान कर दिया, पिछली सरकारों में भुगतान ही नहीं होता था। नहीं, अब जो रेट बढ़ाए थे उनका पर्ची पर रेट नहीं डल रहा है, और ना किसानों को डीएपी मिल रही है। गन्ना किसान परेशान है, किसान आंदोलन मुद्दा है। ये 2 सवाल है। कोई और सवाल? सवाल सर। सवाल ये है, हमारे तो विधायक जी हमारे बड़े भाई के जैसे हैं। इन्होंने आपने 5 मुद्दे इनसे पूछे। पहली बात इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर, सवाल सर क्या सवाल पूछे? देखिए बाकी नेताजी वहां बैठा है मंच पर, हमने उससे किसने खिलाड़ियों ने पदक जीत लिए जी, उसका तो अभी वो भी नहीं हुआ, बनी भी नहीं है अभी, वो नींव भी नहीं रखी गई। मतलब खाली वो कागजों पर चल रहा है मामला, ये कह रहे हैं आप। ठीक है, 3 सवाल सर। कोई सवाल आपकी तरफ से? बेरोजगारी क्या क्या दिए है इन्होंने बीजेपी वाले को? ठीक है, बेरोजगारी, किसान। सर कोई सवाल पूछाएंगे? जी भाई साहब, उसके बाद जाऊंगा मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये रोजगार पर जो 70 लाख की बात करी थी माननीय योगी जी ने, वो हर भरी सभा से 4.5 लाख रोजगार की बात करते हैं, बाकी रोजगार कहाँ गए? हमें माननीय विधायक जी, रोजगार सर एक बहुत बड़ा सवाल है। महंगाई आपको परेशान करनी चाहिए। हिमाचल के तो सीएम ने भी कह दिया, उसके बाद आप लोगों ने वैट घटाया। और किसान आंदोलन, ये 3-4 बड़े मसले हैं जिसको लेकर क्या आपको दिक्कत है, परेशानी है, विचार कर रहे हैं, या मानते हैं कि नहीं आखिर में जय श्री राम और हो जाएगा काम? देखिए, मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ। अभी हमारे एक रजपुरा के हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम तो अभी 4.5 साल पहले आए, लेकिन उससे पहले सरकारें किसकी थी, हॉस्पिटल्स की हालत क्या थी। हम लोगों ने आज हॉस्पिटल्स में भी सुधार किया है। ऑक्सीजन बैंक आपने कितने बनाए? आपकी तो सपा और बसपा की 15 साल सरकार है, और मिले भी हैं आप लोग बीच में। आपने किस तरह की व्यवस्थाएं दी? रही बात किसान आंदोलन की, देखिए सरकार हमेशा सकारात्मक रूप से किसानों के प्रति है। किसानों के लिए हमेशा कहा गया है कि दरवाजे खुले हैं, आप आइए, वार्ता करिए। और सरकार ने अभी कोर्ट का भी आदेश आया हुआ है, कोर्ट ने भी कहा है कि अभी तो कुछ लागू ही नहीं हुआ है, फिर किस बात का आंदोलन है? तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए किसान भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी पर है, प्राथमिकता पर है। किसानों को हमेशा प्राथमिकता पर लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज यदि कोई भी काम हो रहा है, अभी हमारे एक नौजवान साथी कह रहे थे कि अभी तो खेल विश्वविद्यालय बना नहीं है, कितने खिलाड़ी निकल गए। देखिए, जब खेल विश्वविद्यालय बनेगा जब ही तो खिलाड़ी निकलेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि आज खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम, अभी कल भी एक कार्यक्रम हुआ, पहला ऐसा कार्यक्रम जो दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मान देने का, एक उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया आप। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात जब खिलाड़ियों की हो, वहाँ पार्टी की बात नहीं। खिलाड़ी पूरे देश के लिए खेलता है, वो पूरे मेरठ के लिए खेलता है। तो वो खिलाड़ी यदि आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं और उसके कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये तो सबके लिए खुशी की बात है। और खेल विश्वविद्यालय बनेगा तो उसमें कोई किसी एक पार्टी का व्यक्ति थोड़ी खिलाड़ी बनेगा, कोई भी जाइए, आप सब लोगों का स्वागत है। और मेरठ आज उस स्थिति में है कि मेरठ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सबसे आगे जा रहे हैं। तो यदि ये सोच किसी ने रखी तो भारतीय जनता पार्टी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को, जिनके आशीर्वाद से मैंने 2017 में मांग रखी थी
मैंने सबसे पहले मांग रखी थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो मांग पूरी हम लोगों की हुई। ठीक है, आपने तकरीबन सारे सवालों को जवाब दिया। अब सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर आप लोगों ने वाकई में काम किया था तो चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे वो 17 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, आप बाहर क्यों हो गए? और अब ऐसा क्या बदल गया है जो आपको उम्मीद नजर आ रही कि नहीं इस बार लाल टोपी वाले आएंगे और साइकिल चलाएंगे? जो अभी आपने एक सवाल किया, पिछली बार हम क्यों बदल गए? 3 बार 14, 17, 19 लोकसभा मिला के बहुत सारी परिस्थिति हैं, बदले गए, ये तो निश्चित रूप से बात सही है आपकी। लेकिन जो वादे किए थे, जिन वादों पर हम बदले गए, अब उनके आकलन का वक्त है। अब जनता जवाब ले रही है कि क्या हुआ 15 लाख का, जनता जवाब ले रही है कि क्या हुआ आय दुगनी करने का किसानों की। जनता अब जवाब ले रही है कि किसानों के जो गन्ने के पेमेंट की बात करी थी कि 14 दिन में अगर नहीं होगा तो हम ब्याज के पैसे देंगे। आज खाद पर, डीएपी पर, डीजल पर, पेट्रोल पर कोई ऐसी बात नहीं है जो पिछली सरकार इन नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिन पर आंदोलन ना किया हो। आज जिन मुद्दों पर ये सरकार आई थी, आज जब वो मुद्दे लागू नहीं हुए, योगी जी तो कह रहे हैं कि देखिए हम आए थे, हमसे लोगों ने कहा था मंदिर बनवाइएगा, बन रहा है और कई सारे काम जो हमने कहे थे वो हो रहा है, हम अपने लोगों को लेके खुश हैं। इनका ये कहना था। अयोध्या में भी कह रहे थे कि आप लोग जो जो सोचे सब हो जाएगा, और कार सेवा में इस बार आप लोग भी आएंगे, फूल बरसाएंगे जो गोली चलवाए थे। मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं, जब होगा हो जाएगा। मंदिर के इशू पे 3 बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी वोट ले चुकी है, वो मुद्दा पुराना हो गया, मंदिर बन जाएगा, बनना चाहिए। तो यही तो पूछ रहा हूं सर, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है विकास, मुद्दा है छात्रों को फीस का ना मिलना, उनको छात्रवृत्ति ना मिलना, लोगों को बीमारी में दवा नहीं मिलना, उनको बेड नहीं मिलना, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होना, ये सारे मुद्दे हैं। नहीं तो जब चाचा जी साथ नहीं है, बुआ जी साथ नहीं है, नए दोस्त जो थे वो भी साथ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि सारा वोट बिखर जाएगा? और तो हैदराबाद वाले चाचा जान भी आ गए हैं अब तो। चाचा जान आ जाएं या बुआ जी चली जाए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो ये हटेगी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना है, ये जनता बना के छोड़ेगी। मानने अब अखिलेश यादव जी अगर चीफ मिनिस्टर बन जा रहे हैं तो फिर प्रियंका जी की तरह मेहनत करने क्या फायदा सर? आप एक चीज देखिए, पहले मैं जवाब दे दूं, मंदिर ना तो योगी जी बनवा रहे ना भारतीय जनता पार्टी बनवा रही, ये सुप्रीम कोर्ट के उससे बना है। और हाँ, मंदिर बनने के नाम पे जो घोटाले हो रहे हैं, 2 करोड़ की जमीन कैसे 100 करोड़ में ट्रांसफर हो रही है, पूरा देश जानता है। अच्छा, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक सवाल पहले आपसे, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? बड़ा कंफ्यूजन है, आज क्लियर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इस देश की हर एक जनता सम्मान करती है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसका कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश की जनता सम्मान करती है। तो फिर पी चिदम्बरम ये क्यों कहते हैं कि देखिए जैसे नो वन किल्ड जेसिका, ऐसे ही हमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि मस्जिद किसी ने नहीं गिराई? ये कल का उनका किताब के विमोचन पे मौका था सलमान खुर्शीद साहब की, उस पर उन्होंने कहा ये कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकृत बयान किसी भी इस चीज को लेकर नहीं आया, व्यक्तिगत ये बयान है। चिदम्बरम साहब कौन है? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका व्यक्तिगत बयान है। ठीक है, सलमान खुर्शीद साहब ने भी एक बयान दिया, उनकी किताब भी सामने आई, कहा कि जो ये भगवा वाले हैं ये आईएसआईएस वाले जैसे हैं, तो आतंकवादियों से तुलना करना उन लोगों की जो हिंदुज्म की बात करते हैं, क्या ये बराबर था? आपने अधूरी बात बताई उनकी, पूरी बात आप बता दीजिए। मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि देश का जो सनातन धर्म है उसका वो सम्मान करते हैं, ठीक है, और जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग होती है, आदमी को मार दिया जाता है, वो देश के लिए खतरनाक, वो आईएसआईएस जैसा है। देखिए, मैं उनके समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर मैं कोई टिप्पणी। अच्छा ठीक है, तीसरा सवाल पूछ लेता हूं मैं। राशिद अल्वी साहब ने कह दिया कि जय श्री राम कहने वाला राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, आज का बयान है। तो या तो आप तय कर लीजिए किस लाइन पे जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि आप सॉफ्ट प्रो हिंदू जा रहे हैं, मंदिर नेताजी जा रहे हैं, क्या तो आपके कार्यकर्ता बंटाधार लगा रहे हैं, या स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हो रही है? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान अगर कोई होगा तो मैं उस पर अपने पूरे विचार रखूंगा। अगर कोई व्यक्तिगत नेता या व्यक्तिगत व्यक्ति को इस पर बयान करता है, उस पर मेरा कोई। ठीक है, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, राशिद अल्वी, ये कौन है? जनता ठीक है। और कुछ सवाल पूछते हैं, जो सवाल है मन में पूछेगा, ज्ञान नहीं चाहिए, सवाल चाहिए।
हमारे विधायक जी ने एक बात कही कि सड़कें बन गई हैं। सड़कें तो बन गई हैं, पर उस पर चलें कैसे जी? पेट्रोल डीजल के रेट अब कम कर दिए जब इलेक्शन आ गए, उससे पहले कहाँ थे? ठीक है, पेट्रोल डीजल और सुनिए, नहीं, इन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, नौकरी कहाँ है? हम युवा तो सड़कें पे धक्के खा रहे हैं। नौकरी पेट्रोल डीजल का एक सवाल है। जी भाई साहब, सवाल क्या है? आज से 4 साल सवाल पूछना सर। उनका जवाब नहीं, जवाब देने के लिए आपके नेताजी बैठे हैं। नेताजी जवाब देंगे, जवाब वो देंगे, मंच पर वो है, आपको सवाल पूछने का। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, अगर पीपीपी मॉडल से सड़कें बनाई हैं तो पहली सरकारों ने क्यों नहीं बनाई? दूसरा, अगर सरकार किसानों से जमीन ले रही है, इसका मतलब सरकार किसान पक्ष में है। भाई इतने हाईवे बन गए, बिना किसानों की जमीन से तो बने नहीं। किसान पक्ष में देखिए, आपको सवाल पूछने सर मौका दूंगा, जवाब वो पूछ देंगे। रहा हूँ मंत्री से, तो पहली सरकारों में क्यों नहीं बनी? पहले सरकारों में काम क्यों नहीं हुआ? जी भाई साहब, सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, जब जो कच्चा तेल था उसका बैरल $110 का था, जब तेल 73 था पेट्रोल, और आज $86 का बैरल है, और आज जो है 100 पार कर चुका है। तो आप इस रेशो को प्लीज आप मुझे समझाएं। तेल के रेशो से क्यों बराबर नहीं कर रहे? और कोई सवाल भाई साहब? जी सवाल। हमें तेल वेल तो बाद में देखेंगे जी। सबसे पहले तो ये बात आई थी कि भैया रसोई गैस में सिलेंडर फ्री मिलेगा जी। हमने सोचा भाई सही रहेगा, 400 में भरा 500 में भर जाएगा, सिलेंडर तो फ्री में नहीं मिल गया जी। अब क्या हुआ कि सिलेंडर तो 1000 का हो गया, अब वो खाली रखे, उन्हें भरने का इंतजाम कैसे हो? क्योंकि पैसा तो मिलता नहीं, हम तो किसान आदमी है, गन्ने वो 2000 रुपए खाते में नहीं आ रहा। वो तो क्या 2000 रुपये एक साल में 6000 रुपये हो गए, सिलेंडर तो 3 महीने में चला जाएगा, और बाकी जो पेट्रोल तनमन खेत पे हुआ मिनट को तो भाई साहब सवाल फिर वही है, सिलेंडर आपने दे दिया, लेकिन वहां पर मामला है भरवाया कैसे जाए? गाड़ी खरीद ली हमने, किसी ने दहेज में पाली, लेकिन सड़क पे चलाया कैसे जाए? तो समस्याएं बड़ी हो रही हैं सर। देखिए, मैं एक बात का ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। अभी हमारे कुछ युवा साथियों ने कहा, जो आप लोगों ने बात करी प्रबंधन की, यदि मैं कोविड के टाइम के प्रबंधन की बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा। आज विश्व का जो स्वास्थ्य संगठन है वो ये कहता है कि सबसे अच्छा यदि कोविड का प्रबंधन हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वास्थ्य विभाग का जो सबसे बड़ा संगठन है वो बोलता है। यानी माननीय योगी जी की प्रशंसा आज विश्व का स्वास्थ्य संगठन नहीं, उन्होंने तारीफ की है आपके वैक्सीनेशन अभियान के 100 करोड़ को लेकर। जी, ये नहीं कहा कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। कोविड प्रबंधन के लिए भी कहा है। आप यदि देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर कई देश के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने भी प्रशंसा की। सर, सेकेंड फेज में दुनिया के सारे देशों ने आपको बैन कर दिया था। देखिए, सेकेंड फेज की यदि मैं बात करूं, मैंने पहले भी ये कहा है कि हम तो 4.5 साल पहले आए हैं। उससे पहले मेडिकल की व्यवस्था यदि थोड़ी भी सुधरी होती तो उसमें सुधार किया जा सकता था हम लोग, लेकिन जो काम इन्होंने लंबे समय में नहीं किया। पेट्रोल डीजल महंगाई का क्या होने वाला है? की बात भी करूंगा और बेरोजगारी की बात करूंगा। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, यदि मैं रोजगार की बात करूं, आज रोजगार किसी की जाति धर्म देख के नहीं दिए जा रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जो भर्ती में पहले 3-4 जिले ऐसे थे जिनकी सूची आती थी कि इन्हीं से सिलेक्शन होना है। आज युवाओं को विश्वास है कि आज जो भर्ती होगी वो पारदर्शिता के। नहीं सर, जनता तो कहती है कि सर सपा सरकार में दरोगा जो थे वो एक जात के थे, अब आप वाली आई तो एक जात के सारे भरे पड़े हैं। उठा के देख लीजिए सारे जिले। नहीं, आप इसका मुझे एग्जाम्पल दीजिए। यदि आप ऐसा कह रहे हैं, आप रिकॉर्ड दीजिए। यदि ऐसा है एक जाति के तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन रिकॉर्ड आप ये नहीं मानते हैं। प्रमुख, मैंने कहा आप TV9 एक प्रमुख हमारा, मैं कहता हूँ न्यूज एजेंसी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि आपके पास प्रूफ है तो उसे तो फिर ये ब्राह्मणों की नाराजगी क्यों आ रही है? ये ब्राह्मणों की नाराजगी क्यों आ रही है? पहले आपने जो बात कही है, आप कह रहे थे कि पिछली बार यादव के होते थे, इस बार नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया था। मैंने तो कहा था जाति विशेष। ये तो आप नहीं, मैंने कहा सपा सरकार में एक जाति विशेष के थे, अब आप में एक जाति विशेष के। 5 जिलों से सूची आती थी, कुछ नेताओं के नाम आते थे, उन्हीं के आधार पर नियुक्तियां होती थी। लेकिन अब गरीब का बच्चा भी ये देख रहा है कि उसे भी नियुक्ति मिल सकती है। अब हर वर्ग ये देख रहा है कि हमें भी वो अधिकार मिल सकता है। और रही बात इसकी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसी जाति धर्म को देखकर काम नहीं करती। आज प्रधानमंत्री आवास योजना भी देखेंगे, सभी वर्गों को मिल रहे हैं। आप देखेंगे जो भी योजनाएं हैं वो पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं। और मैं बात महंगाई की यदि करूं, देखिए विश्व की बात करिए आप, विश्व स्तर पर महंगाई की क्या स्थिति है। हम लोग 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन करा चुके हैं, और वो भी निःशुल्क। नहीं तो आप बाकी जो विकसित देश है उनकी भी हालत आपसे छुपी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे देश को एक परिवार की तरह से मानती है और उसी तरह से काम। देखिए, आपने 20 बार जाति जाति कहा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब यहीं से थे,
कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला, इतने सीनियर नेता थे। ऐसे कितने ब्राह्मण नेता हैं जिनको आपने हाशिए पर डाल दिया। अगर जाति विशेष को आगे नहीं बढ़ाया है तो ब्राह्मणों की नाराजगी सामने क्यों आ रही है, आपको हर मंच से सफाई देनी क्यों पड़ रही है? और एक और सवाल, ये एक आरोप लगता है, मैं आरोप के तौर पर कह रहा हूं कि आपकी सरकार के जो मुखिया हैं वो चुनाव के वक्त तो हिंदू जाते हैं, बाकी टाइम में एक जाति विशेष को बड़ा प्रमोट करते रहते हैं, ये आरोप लगता है। इस पर क्या है सच्चाई, आप दे दीजिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली की पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। ये आपका व्यक्तिगत वो हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए हैं बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता के साथ काम किए हैं। अभी जो आपने बात कही थी मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ, यदि आप लक्ष्मीकांत जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और आपने भी पढ़ा भी होगा, उन्हें चुनाव आते ही दे दिया गया पद। आप डॉक्टर दिनेश शर्मा को क्या मानते हैं? डॉक्टर दिनेश शर्मा जी क्या है? उनकी सिक्योरिटी भी अब बढ़ा दी गई। अब इस बीच जी आप ब्राह्मण की यदि बात करें, ये हम जातियों में बात नहीं करते, हमारे लिए सब बराबर है। हम उसी वर्ग को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलते हैं। हमारे लिए चाहे हिंदू हो, ठीक है। अब एक और इसी पे एक और सवाल यहाँ पर कई, देखिए एक बात मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं एक बात और का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, ना हम धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। इसी पे सर सवाल है, इसी पे सवाल सर इसी पे सवाल है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात जायज है। अपने सम्मान के लिए देखिए, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन जो सच्चा हम हर किसी। अरे सर, अब एक सवाल सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर कई टोपी वाले नजर आ रहे हैं, सफेद टोपी वाले मुझे, तो उनके मन में सवाल ये है कि अगर आप सभी धर्मों को एक मानते हैं तो 403 विधानसभा में क्या एक कैंडिडेट भी नहीं उतार पाते हैं? मतलब एक तो कोई एलिजिबल होगा, 403 में एक कैंडिडेट नहीं मिला आपको। देखिए, मैंने कहा ना, ये जैसे जहां जहां आवेदन होते हैं हम लोग, यदि मैं बात करूं, अभी आपकी बात का जवाब देता हूं और आप ध्यान से सुनना, सभी मेरठ के सम्मानित लोग बैठे हैं। मेरी विधानसभा मेरठ दक्षिण है और मेरठ दक्षिण विधानसभा में नगर निगम के चुनावों में मैंने 8 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने 8 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम किसी जाति धर्म में बांटकर काम नहीं करते, हम सभी लोगों को साथ। अब आपके पास सर आते हैं, महंगाई बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वैट कम किया, पंजाब में चुनाव है, आपकी चन्नी सरकार ने भी कम कर दिया, लेकिन जहां चुनाव नहीं है वहां कांग्रेस वैट कम नहीं कर रही है और बाकी आरोप लगा रही है कि देखिए जी महंगाई, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो आपकी भी है, या चुनाव देकर कम करेंगे? आपने देखा होगा जब 2014 से पहले पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कितनी थी? 11 रुपए के करीब थी। डीजल पे 3-3.5 रुपए के करीब थी। आज एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार को जरूरत है कम करने की, उसको जो लोड जनता पे पड़ रहा है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार को जो तो वो कह रहे हैं कि हमने 100 करोड़ वैक्सीन लगाई, खर्चा वही से दे रहे, वही बात वो कह रहे थे। इस देश का दुर्भाग्य है, जब पहले भी पेंडेमिक इस देश में आए, महामारियां जब आती थी, कभी आपने देखा? कोरोना जैसी महामारी सर कहां देखी हमने? मैं बता रहा हूं ना, पहले भी जितनी महामारी और अभियान होते थे, पल्स पोलियो के अभियान होते थे, कभी देखा? धन्यवाद नेहरू जी, धन्यवाद इंदिरा जी, ये देश की जनता के पैसे से वैक्सीन लग रही है, टैक्स पेयर के जनता से पैसे लग रही है, योगी जी और मोदी जी की जेब से वैक्सीन नहीं लग रही। सर आप देखिए, अब आप कहेंगे कि योगी मोदी जी के नाम से, फिर मन में सवाल आता है, खेल रत्न का अवार्ड राजीव गांधी जी के नाम पर था, वो कहते हैं कि भाई उन्होंने कौन सा खेल खेला था, तो ये आरोप प्रत्यारोप से हटते हैं। फिर एक मुद्दे सवाल पूछता हूं मैं, कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि स्कूटी और मोबाइल फोन बांटा जाएगा, स्कूटी मोबाइल फोन बांटा जाएगा, तो स्कूटी मोबाइल फोन खाली यूपी में क्यों बांटा जाएगा? पंजाब में, राजस्थान में, बाकी महाराष्ट्र में जहां सरकार बनी हुई है वहां क्यों नहीं बांटा गया, यहां क्यों बांटा जाएगा? या ये कहने के लिए कह दिया गया कि सरकार तो आनी नहीं है, चलो माहौल बन जाएगा, कुछ वोट आ जाएगा? आप जानते हैं इस देश की जनता कांग्रेस पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है। पहली बात, राहुल आज अभी सर विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा, इतना विश्वास हो रहा 2 बार से। बिल्कुल, जनता मौका देती है, ये समय है परिवर्तन में, जनता देखती है, जनता ने मौका देख लिया एक बार। आप देखो, किसानों की बात हुई कि किसान विश्वास कर रहा है, किसान किस बिल पे विश्वास कर गया है वो देखिए ना, वो राहुल गांधी ने 4 गुना मुआवजे का बिल दिया, तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगर जो आज किसान खुश है उस मुआवजे की बात कर रहे हैं, इस सरकार में तो सबसे पहले अटैक ही उस बिल पे किया। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, आपने देखो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमने कहा हम 2500 रुपए दान देंगे, आज यहाँ 1100-1200 रुपए पर उत्तर प्रदेश में दान मिल रहा है। और हम आपको कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा ली है इस चुनाव में, कोई घोषणा नहीं करे, कोई वचन नहीं दिया, हमने प्रतिज्ञा ली है और इसे हम पूरा करेंगे और पूरे प्रदेश की जनता हमारे अवध में कहावत कहते हैं, नाव भैया मोड़िम कई बार, कहीं छीलेंगे सामने आ जाएगा तो चुनाव देख लेंगे। लेकिन सर आप ये बताइए कि चाचा जी साथ में आएंगे नहीं आएंगे इस बार?
पिछली बार कहा गया था देखिए परिवार में लड़ाई है, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया, तो अब की शिवपाल जी आएंगे नहीं आएंगे साथ में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि सब लोग मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन हो गया, बहुत पार्टियों का अभी गठबंधन होना बाकी है। ये अभी कल परसों का भी उनका बयान है, चचा के बारे में भी जो बयान आया है वो सार्थक। अच्छा, एक सवाल हम ही लोगों ने पूछा था कि ओवैसी जी को साथ में लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं उनको नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। तो ओवैसी जी से क्या परहेज है? उत्तर प्रदेश की जनता जब सरकार को पलटने का मन बना चुकी है, यहाँ की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे, और समाजवादी पार्टी सक्षम है अपने बल पे या अपने सहयोगों के साथ में लेकर सरकार को हटाने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने। एक और सवाल, उसके बाद पब्लिक पे जाऊंगा। एक मेरा है अभी जो मैंने जब आपसे कहा था। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से। बहुत चर्चा हुई कि टीकाकरण हो गया, 1 करोड़ के लग गए, 100 करोड़ के लग गए, ये तो बहुत चर्चा है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन जब होगा तब पता चल जाएगा कि कितने करोड़ के लगे हैं। 100 करोड़ 100 करोड़ टीका लगा, 100 करोड़ आदमी को नहीं लगा है, 100 करोड़ टीका लगा है, जिसमें तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनको 1 डोज लगा है। एक मिनट, एक बात तो ये हो गई। दूसरा में एक और भी है जो मेरे मन में सवाल है, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक पीएम केयर फंड बना है। पीएम केयर फंड में हमारे आदरणीय विधायक जी का भी 1 साल का विधायक निधि गई है, 2-2 साल की सांसदों की निधि गई है, और जो 1 वर्ष की, पूरे वर्ष की जो है वो कर्मचारियों की तनख्वाह गई है 1 महीने की, और उसमें वो गया है अपना टीए और डीए गया है 1.5 साल का। आखिर उस फंड का इतना बड़ा पैसा बैठता है, तकरीबन 35 लाख हजार करोड़ बैठता है, आखिर वो धन का हुआ? चलिए ये सवाल मैं पूछ लूंगा सर, ये पीएम केयर सवाल पूछो, लेकिन एक सवाल पब्लिक में जाने के पहले, एक समाजवादी स्प्रे लेकर आए हैं, सुने बड़ा महक रहा है, छिड़क दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उससे माहौल बदल जाएगा, तो क्या है वो, आप लगा के आए नहीं आए? एक कन्नौज में एक इत्र बना है, वो उसको नाम दिया समाजवादी। वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र है पहले, उसके बाद में मैडम का क्षेत्र रहा। वहाँ के लोग उनसे जो कारोबारी हैं मोहब्बत करते हैं। इतर का काम वहाँ पर आपको जानू कंजौन में होता है, तो कन्नौज के लोगों ने तो आपको दिया गया नहीं दिया गया? अभी मैं गया नहीं, जाऊँगा तो मिलेगा। कहा जा रहा है उसके छिड़काव से भाजपा दूर भाग जाएगी। भाग तो गई है, उसके छिड़काव में और थोड़ा सहयोग हो जाएगा। भाग तो गई। तो मेरठ में छिड़का जाएगा नहीं छिड़का जाएगा? मेरठ में तो ठीक ठाक रिजल्ट आएंगे, देखो जरा, देखिए जरा। चलिए ठीक है, पब्लिक में देख लेते हैं भाई, 4-5 सवाल लेंगे फिर समाप्त करना है। जी जी, किसने पूछा नहीं है? गाय, मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। गाय के नाम पे बीजेपी वोट मांगती है, लेकिन गाय आपने देखा हो जंगल में छोटा जानवर किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा अभी तक? छुट्टा सांड एक बड़ा बवाल है। जी हाँ, पहले हमारे बड़े कहते थे कि वो वोटों पहले चाचा पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहली बात आई गन्ने के पेमेंट की, क्या सिमावली मिल ने पिछले साल का दे दिया? नंबर 2, रोजगार कौन सी उसमें बढ़ती है, कोई अस्पताल में बता लो, पूरे सीट है कि नहीं, है ही नहीं जगह। नंबर 3, भैया भगवान राम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, करी खूब, भैया भगवान भी नहीं चाहता, कह रहा बजाओ चलो हटो भगवान से। हमारा क्षेत्र का विधायक कौन है? इस किठौड़ विधानसभा में हो रहा है। अरे वो आते तो लड़ाई कर लेते आप लोग आपस में। चल क्या बात होगी? तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी देर करवाएंगे टीवी पे। और क्या करवाओगे? प्यार को है हो तो सवाल पूछेंगे ना, आप पता लगा सिर्फ फोड़े बैठे हो, फिर हमको बैठ के जवाब देना पड़े। जी भाई साहब सवाल पूछिए। जी, वोटों का घोटाला कब बंद होगा? वोटों घोटाला कैसे? जैसे ईवीएम मशीन में घोटाला होता था। किसने बताया आपको ईवीएम में घोटाला होता? उपचुनाव में आता था। उपचुनाव में ईवीएम से चुनाव हुआ था? जी। कहाँ घोटाला हुआ? भाई साहब कंफ्यूज है। जी हाँ सर, ये सपा सरकार में ये पूछिए कि मेरठ के अंदर अगर 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करके अगर टॉयलेट करने लग जाते थे तो गाड़ी कबाड़ी बाजार में बिक जाती थी, आज क्या स्थिति है? देखिए भाई साहब, एक सवाल और आया है और ये सवाल फिर पूछ ले रहा हूं मैं। 17 के पहले ये नारा था कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, तो क्या मान रहे कि उसमें तो काम किया ना इन्होंने? हिटलर का
एक सिपह सालार था, उसकी थ्योरी थी कि एक झूठ को 100 बार बोलो और वो झूठ सच हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसी फार्मूले पर चलती है, झूठ बात करती है कि गाड़ी खड़ी हो गई, टॉयलेट में चले गए। मेरठ की जनता यही है, ना चोरी तब बंद थी ना चोरी आज बंद है, तब भी चोर मौजूद थे, आज भी चोरी होती है। सर सपा सरकार में तो कितना गुंडई चर्चा होता था, दिन भर टीवी चैनल चलता था कि जितना बड़ा आपके नेता लोग करते थे, चाचा विधायक है, हर लड़का कॉलेज के बाद लड़ाई करता था। अब जब ये देखिए इस बार थोड़ा चुप हो गए आप। मैं आपको एक बात बतलाऊं, जब टीवी चैनल कहना बंद कर देंगे किसी भी विषय पर तो मसला हो जाएगा ठीक। आप लोग अपनी धारणा जो है वो ठीक करो। जनता मूड बनाए बैठी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और ये लोग जाएंगे। देखिए इसको कहते हैं मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। जब तक कठिन पूछे तब तक बड़ा मजा आ रहा था, और जैसे आपसे पूछे आप नाराज हो गए। भाई साहब पीछे वाले कुछ आओ यार, लाल टोपी मतलब चाचा, कुछ मुसलमानों के साथ कुछ काम धंधा हुआ पिछले 4-5 साल में? मुसलमानों के साथ क्या हो भैया? कुछ अच्छा नहीं हुआ? कोई सरकार में हो, कोई नौकरी हो, क्या है बताओ? अच्छा किसी सरकार ने कुछ भला किया मुसलमानों का? किया। किसने किया? सपा ने। सपा ने किया। क्या किया था? 2-4 जो भी 10-5 टीचर लगे हुए वो लगे हुए हैं बस। और कुछ किसी सरकार ने? और तो सब ऐसी सब जो भी हैं सब। ये कांग्रेस वाले भी कह रहे कि हमने बहुत काम किया था आप लोग के लिए, कुछ किया नहीं इन्होंने? इन्होंने पहले करा बेचारों ने। बेचारों ने वो बेचाजी से मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुस्लिम से हिंदू को लड़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मुझे ये बता देना चाहो, और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मोमदन एक मारेगा तो हम मुस्लिम समाज को 100 मारेंगे। ये किसने कहा आपसे? कहाँ कहा उन्होंने? ये नहीं, ये आप व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा था आपने? नहीं सर, आप ये यूट्यूब पे देख लो। बस यही होता, अच्छी चीज देखा करिए। जी भाई साहब सवाल पूछिए। मैं माननीय विधायक जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती है। अभी पिछले दिनों राजा महिर भोज की मूर्ति लगी नोएडा में, और गुर्जर समाज, खाली गुर्जर समाज को नाम हटाने के लिए ही इतने गुर्जर समाज में इसका विरोध है। क्या जितने भी गुर्जर प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि है, कोई उसके समर्थन में क्यों नहीं गया? एक दो सवाल और बस, उसके बाद सवाल है। माननीय भाजपा के विधायक जी से यूँ पूछना चाहता हूँ मैं, ये तो बहुत गलत सवाल है कि जाति का क्या मतलब है? एक मिनट सुनिए। मैं ठाकुर हूँ, पूरा मेरा जीवन निकल गया गुजरों में रहते रहते, ठीक है भैया। माननीय मंत्री जी मेरे लिए उतने आदरणीय है और आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी मेरे लिए उतने आदरणीय हैं। पिछली सरकार में भी सबने कहा जाति विशेष, इसमें भी सबने कहा। हो सकता है पिछली सरकार में यादवों को मकान मिल गए हों, कुछ मुस्लिम्स को मिल गए, गुजरों को मिल गए हों, एक ठाकुर को इस सरकार में मकान मिला क्या? मुझे बताइए इस सरकार में। और बताऊं मैं आपको, हाथरस वाला कांड सबने सुना था खूब, ठीक है भैया। हाथरस वाला कांड सबने सुना था। अगर वो लड़का राजपूत ना होता तो शायद जेल भी ना जाता। योगी जी को जब लगा कि तुम्हारी जाति के लिए तुम्हें बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने जबरदस्ती उस लड़के को भेज दिया जेल। आप योगी जी के फैन तो नहीं है? नहीं, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। किसके फैन? मेरा सबसे ज्यादा वक्त माननीय मंत्री जी के साथ गुजरा है। सपा करीब है? मैं करीब किसी के नहीं, मैं मंत्री। कोई तो दिल में बसता होगा ना? नहीं, ना मेरा कोई पार्टी मेरे लिए। मैंने पहले किसको चुने इस बार? चुने किसको? अब ये नहीं बताऊंगा अभी। मैं बताता हूँ, उसको चुनूंगा। नहीं, उसको चुनूंगा जो बिना भेदभाव के काम करेगा। बिना भेदभाव के। जल्दी बोलिए। माननीय विधायक जी ने कही कि 4.5 साल का कार्यकाल मिला है हमें, और केंद्र को 7 साल का मिला है, कांग्रेस को मिला 50 साल का। जो कांग्रेस ने साधन संसाधन जुटाए हुए आपने बेच लिए। ठीक है भाई साहब, कौन थे आप? जी फटाफट। भैया ये योगी आदित्यनाथ जी कहने कि सबका साथ सबका विकास। किसानों का साथ कहाँ जो 5 किलो यूरिया घटा दिया? किसानों को लेकर मेरा सवाल डॉक्टर साहब फिर आपसे है। आप जो कह रहे थे अभी कि हमने फ्री में टीकाकरण कराया 125 करोड़, और ये जो आपने 18 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया है, तो फिर ये क्यों नहीं बता रहे कि हमने ये तेल के रेट बढ़ा दिए हैं, और फिर आप बता रहे हो कि हमने फ्री टीकाकरण कराया है? तो ठीक है। कुल मिलाकर सर आपकी देखिए अब समापन की तरफ हम हैं। आपकी सरकार पर 3-4 बड़े विषय जो हमने समझे, एक महंगाई, रोजगार, किसान आंदोलन, इससे निपट पाएंगे या फिर चले जाएंगे? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी जैसे हमारे नौजवान साथी कह रहे थे, अभी एक विषय जो राजा मीर भोज जी का रखा उन्होंने, शायद उनके ध्यान नहीं है।
जब चौधरी साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे तो जो NH-24 है ना, आप देखना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, गुर्जर सम्राट मीरभोज मार के नाम से वहाँ लिखा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी गुर्जर का नाम और आगे भी लिखवाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हुआ था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जितने भी महापुरुष हुए वो किसी जाति विशेष के नहीं होते। महापुरुष पूरे देश के लिए काम करते हैं, इसलिए वो पूरे देश के लिए योगदान होता है, तो पूरे देश के लिए वो सर्वमान्य होते हैं। अभी एक हमारे साथी कह रहे थे, वैक्सीनेशन की बात उन्होंने कही कि उन्होंने पोलियो की बात करी। मुझे लगता है मेमोरी थोड़ा कम हो गई है, ध्यान नहीं है जब पोलियो की जो वैक्सीन आई वो इस देश के अंदर कब आई। ये तो खुशी की बात है और इस बात पर गर्व करना चाहिए। मैं सरकार की बात नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा यदि विदेशों में भी हो। आज भारत दया मांगने वाला नहीं है, आज भीख नहीं मांग रहा भारत। आज भारत 500 करोड़ वैक्सीन दूसरे देश को देने वाला देश बना। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग वैक्सीन दूसरे देशों को। देखिए, इस पर एक सवाल मन में आ गया, वो आपने कहा कि दूसरे देशों को दिया। कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किया कि जितना आपने बांटने में, प्रचार प्रसार में लगा दिया, अगर बचाते तो शायद आपके लोग बच जाते। देखिए, मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको, हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता पर अपने लोगों को लेकर, इसीलिए तो वैक्सीन सबसे पहले हम लोगों ने बनाई। और वैक्सीन जितनी, मैंने कहा कि जागरूकता अभियान, घर घर जाके वैक्सीन लगाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल आपसे है, अब की बार कितना पार और किस आधार पर? देखिए, देश की जनता का प्यार, उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे नेतृत्व ने भी कहा है कि इस बार फिर से 300 पार है। और किसके नाम पर चुनाव? मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर? देखिए, हम देश की जनता के विश्वास के ऊपर, और मोदी जी एक देश ही नहीं, आज विश्व का सबसे सर्वमान्य चेहरा है। योगी जी आज प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री की आज डिमांड। तो यूपी में चेहरा कौन है? एक नाम बताइए, क्योंकि पार्टी भी कह चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और उन्हीं के चेहरे के रूप में। अभी केशव मौर्य जी कह रहे थे कि नहीं, मोदी जी का चेहरा बड़ा है, यूपी चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ेंगे। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए चेहरा तो बड़ा है ही, लेकिन योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से बहुमत से सरकार बना। ठीक है, अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार 400 के पार। तो जरा बताइए कि 3 सीट कौन सी छोड़ी थी, और कहीं मेरठ वाली तो नहीं थी तीनों सीटें? भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे थे वो 5 साल में, 4.5 साल में वो खुल चुके हैं। अब कोई भी जो इनका नारा है झूठा, वो अब चलने वाला नहीं है। तो 400 का क्या है आधार? इसीलिए जिस आधार पर, जिस प्रचार में हम लोग गए थे, जनता उस प्रचार में, दुष्प्रचार में अब आने वाली नहीं है। इसी को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज को टटोलते हुए हमारे नेता का कहना है कि 400 पार तो 400 पार। फिर मैं ये सवाल दोहराऊंगा, ताली बज रही है। परिवार तक सिमट कर रह गई थी समाजवादी पार्टी जब पिछले कुछ चुनाव हुए, बाकी सब हार गए थे। तो एक बैग 400 के पार कहां चली गई, और वो 3 सीट कौन छोड़ रहे हैं? आप कहीं मेरठ वाली तो नहीं, यही वाली? अब 3 तो बच ही जाएंगी। कौन सी आपकी निकल रही, नहीं निकल रही? अब अपने लिए तो सब कहते हैं, हमारे तो इलाके की जनता तय करेगी कि हम लौट के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरे अपने हाथ में तो नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता तय करेगी कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलिए आखिर में आपके पास आते हैं। उन्होंने 400 ले लिए, वो 300 के पार चले गए। अब मैं आपके लिए 3 सीट देखूं या 103 सीट देखूं? आप कांग्रेस पार्टी की सरकार देखिए, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप पिछले लंबे समय से, आप देखिए पिछले लंबे समय से, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, किस पार्टी ने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने। आप उन्नाव का मुद्दा हो, ऊना का हो, चाहे शाहजहांपुर का हो, शाहजहांपुर का हो, किसी भी मुद्दे पे, लखीमपुर खीरी हो, चाहे बुंदेलखंड में किसानों की हत्या से, मतलब आत्महत्या का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर अगर कोई लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। और कोरोना काल में भी आपने देखा होगा किस तरीके से हजारों बस लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य करने का काम। नहीं, लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता कुछ करना भी चाहे तो आला कमान करने देता नहीं, पता ही नहीं लगता कौन नेता है कौन नहीं है। तो ऐसे में बिना कैडर के, बिना कैंडिडेट के, क्योंकि आधे तो ये लेके बैठे आपके,
तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी आपने लखनऊ की बनारस की रैली देखी होगी, अभी गोरखपुर की देखी होगी, आपको दिखा होगा, आपके खुद मीडिया वाले लोग कह रहे हैं कि 2014 से पहले या उससे पहले कभी हमने इतनी बड़ी रैली है। जनता और ये संगठन जो 2.5 साल की मेहनत हुई है, ग्राम सभा तक कांग्रेस पार्टी। अब की बार आपका कितना पार? अब की बार कांग्रेस सरकार। कितने में? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितना कुछ आंकड़ा तो मन में सोचे होंगे ना आप लोग? आंकड़े तो आप अभी उदाहरण के तौर पर मैं या सोच रहे कि खाली इतने में निपट जाएगा? हरियाणा में 75 पार, कितना होया? 40 से नीचे। सरकार बनी है? कैसे बनी है? जोड़ तोड़ से सरकार बनी है। कैसे आप भी बनाएंगे? बंगाल में 200 पार, कितना आया? तो ये नारों वाली बात कभी कांग्रेस। बंगाल में आपका कितना आया? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पार की बात नहीं करी सरकार बनाने की। अच्छा, कोई एक आंकड़ा अगर दर्शकों को देना हो कि कितना सीट हो सकता, 100, 50, 130, 200, 250, कुछ है मन में? या सोचें कि ठीक है जो आएगा साथ में बैठ जाएंगे साइकिल पे, बन जाएगा सरकार? कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। स्पष्ट बहुमत के साथ, ठीक है। चलिए, तो हमारी कोशिश थी कि ये समझा जाए कि नेताओं के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है। दावे सबके अपने अपने हैं। राजनीतिक जब रैलियां होती तो भीड़ वहां आती है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में बदल पाती है? हमारी कोशिश थी मसला समझने की, उन सवालों को पूछने की जनता के मन में है। हमने कोशिश की कि ईमानदारी से सारे सवाल पूछे जाए। कुछ अच्छे लगे होंगे, कुछ किसी को कड़वे लगे होंगे। ये काफिला आगे बढ़ेगा, किसी और शहर में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।